इस हफ्ते दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में एक चौंका देने वाली चोरी हो जाती है। चोर करोड़ों के हीरे जवाहरात लेकर सिक्योरिटी सिस्टम के नाक के नीचे से निकल जाते हैं। 9 2 11 हो जाते हैं और 4 दिन बाद भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती है। पूरे देश में अभी मातम मन रहा है। नेतागण पर प्रेशर आ रहा है कि भाई कुछ तो करो, देश का नाक कट गया है। अब चोरों को पकड़ने के लिए एक इंटरनेशनल मैनहंट चल रहा है, लेकिन इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त चोरों का कोई खास सुराग, उनके फेसेस के बारे में भी पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। इसीलिए इसे दशक का सबसे बड़ा हाइस्ट कहा जा रहा है। सुनने में ये किसी धूम फ्रेंचाइज की मूवी स्क्रिप्ट लग रही हो आपको। एडिटर तो ऑलरेडी फ्लो में भी आ चुका है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फ्रांस में हुई इस चोरी से धूम की स्क्रिप्ट काफी मिलती है कुछ कुछ जगहों पर, चाहे वो हीरो की चोरी हुई या फिर हाई पावर 2 व्हीलर को अपना गेटअवे व्हीकल बनाना। लेकिन 19 अक्टूबर को हुए इस चोरी की स्क्रिप्ट शायद किसी मूवी के स्क्रिप्ट से बेहतरीन तरीके से लिखी गई थी। क्यों? क्योंकि चोरी या ये कह लो डकैती रात के सन्नाटे में नहीं होती है, दिन दहाड़े होती है, जब सैकड़ों लोग दुनिया भर से लूव म्यूजियम के अंदर थे। महज 7-8 मिनट के अंदर अंदर सारा काम हो जाता है। $102 मिलियन से ज्यादा का नेकलेस, टियारा, ब्रूच, कुल मिलाकर 8 अनमोल ज्वेलरी के पीसेस जो किसी समय पर फ्रांस की महारानियां पहना करती थी, उसे लेकर चोर फरार हो जाते हैं। यह सब कुछ दुनिया की सबसे फेमस, सबसे गार्डेड मोनालिसा के पेंटिंग से महज कुछ मीटर दूर होता है। इस चोरी का स्केल जितना चौंका देने वाला है, उससे भी ज्यादा शॉकिंग है इस चोरी के डिटेल्स। जिस तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया, उसके आगे अच्छे अच्छे बॉलीवुड हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स फेल कर जाएंगे। अगर आपने ल्यूपिन देखा है, मनी हाइस्ट देखा है, इटालियन जॉब, सब लूव के लूट के सामने फेल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें एक पोएटिक जस्टिस भी है। कॉलोनियल जमाने में जब यूरोपियन पावर्स दुनिया भर पर राज करते थे, अपनी बर्बरता दिखाते थे, उस समय इन कीमती हीरे मोतियों को कोलंबिया, श्रीलंका, इंडिया से लूटा गया था, यूरोप लाया गया था। आज वही लूट का सामान फिर से चोरी हो गया है। देशभक्त के आज के एपिसोड में पता लगाएंगे कि पेरिस में उन 7-8 मिनटों में होता क्या है, कैसे ये चोर दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की सिक्योरिटी को चकमा दे पाते हैं। संडे की वारदात के बाद क्या कुछ गायब हुआ है इस म्यूजियम से, ये आर्टिफैक्ट्स का हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, इंडिया से इनका लिंक क्या है, चोरों को पकड़ने की कोशिश कहां तक पहुंची, क्या कभी म्यूजियम से चोरी हुआ सामान रिकवर भी हो पाया है या फ्रेंच पुलिस ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया गया, और फाइनली एक नजर यह भी डालेंगे लूव म्यूजियम के इतिहास पर, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसा डाका पड़ा है दुनिया के सबसे फेमस म्यूजियम पर। प्लानिंग के कितने महीने कितने साल लगे ये तो अभी तक पता नहीं, लेकिन इस चोरी की इमीडिएट कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर को, जब पेरिस से 20 किलोमीटर दूर एक ट्रक की चोरी हो जाती है। एक फ्रेट लिफ्ट से लैस मेंटेनेंस ट्रक की चोरी हो जाती है। कोई कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात को नहीं देता है, लेकिन इसी के साथ शुरुआत होती है इस दशक के सबसे डेयरिंग म्यूजियम हाइस्ट की। चोरी के 9 दिन बाद 19 अक्टूबर संडे की सुबह यही ट्रक पेरिस के लूव म्यूजियम से लगे एक फुटपाथ पर पार्क होती है। सुबह के 9:30 बज रहे थे, ट्रक पार्क होता है, तब तक म्यूजियम भी खुलने लगता है। वहां लोगों का फुटफॉल बढ़ने लगता है। म्यूजियम के अंदर टूरिस्ट, दुनिया भर से टूरिस्ट वहां चहल पहल कर रहे होते हैं। अब क्योंकि यह ट्रक म्यूजियम के किसी भी मेन एंट्रेंस पर नहीं था और म्यूजियम के अंदर आने जाने वाले टूरिस्ट या सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसे नहीं देखा, तो किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह एक कोने पर जाकर पार्क होता है। सुबह 9:30 बजे इस ट्रक के पार्क होने के बाद इसमें से 3 आदमी उतरते हैं। कंस्ट्रक्शन जैकेट, हार्ड हैट, हाथ में कोन्स लिए। ये ऐसा दिखते हैं कि ये किसी मेंटेनेंस क्रू का हिस्सा हैं। कोन्स लगाने के बाद 2 लोग इसी ट्रक के बास्केट लिफ्ट के सहारे म्यूजियम के अपोलो गैलरी के साउथ एंड तक पहुंच जाते हैं। अंदर बैठे गार्ड्स को पहले लगा कि शायद बालकनी में कोई क्लीनिंग हो रहा हो, मेंटेनेंस हो रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे नजारे तो दिखते रहते हैं पेरिस जैसे शहर में। लेकिन अगले ही मिनट ये दोनों ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा काम करना शुरू करते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह कोई क्लीनिंग स्टाफ नहीं है,
ये तो कुछ और ही साफ करने आए हैं। सुबह 9:34 पर ये दोनों लोग अपोलो हॉल के साउथ एंड पर लगे ग्लास की खिड़की काटना शुरू करते हैं अपने हेवी ड्यूटी एंगल ग्राइंडर्स की मदद से। ये काम वो बहुत जल्द 1 मिनट के अंदर अंदर कर देते हैं। 9:35 में ये दोनों अब म्यूजियम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब यहां बता दूं, अपोलो हॉल विशाल लूव म्यूजियम का वो हिस्सा है जहां 19वीं सेंचुरी के फ्रेंच रॉयल्स के जूल्स डिस्प्ले पर रखे जाते हैं। चोरों की नजर प्रिसाइसली इन्हीं जूल्स पर थी और अंदर आते ही अपने एंगल ग्राइंडर्स की मदद से चोर फिर एक एक करके ये ग्लास बॉक्सेस, जो डिस्प्ले बॉक्सेस होते हैं, उसको काट कर इन कीमती आर्टिफैक्ट्स को चोरी करना शुरू कर देते हैं। इस बीच म्यूजियम में स्थित अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले विजिटर्स को इवैक्यूएट करते हैं, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और फाइनली म्यूजियम के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप पिक्चरों में देखते हो कि एक बटन दबाने से सारे आयरन शटर्स बंद हो जाते हैं, वो यहां हो नहीं सकता है क्योंकि यह पहले एक पैलेस हुआ करता था, बहुत विशाल प्रीमाइसेस है, तो ऐसा कोई मैजिकल लॉकडाउन सिस्टम होता नहीं है। 9:38 पर जब पूरा म्यूजियम का स्टाफ पैनिक मोड में आ चुका था, उस वक्त ये चोर बड़ी आसानी से उसी खिड़की से फिर बाहर निकलते हैं जिससे वो एंट्री मारते हैं। प्लानिंग देखिए कितनी सटीक थी कि गेटअवे व्हीकल्स भी तैयार थे। ट्रक नहीं जिस पर वो आए थे, ना ही कोई कार। 2 यामाहा टी मैक्स स्कूटर जो पहले से ही नीचे पार्क थे। ठीक धूम की तरह उन्होंने 2 व्हीलर चुना और कोई ऐसा वैसा 2 व्हीलर स्कूटर नहीं है बाय द वे। ये करीबन 180-200 किलोमीटर स्पीड पकड़ने वाला ये बहुत पावरफुल यामाहा का टी मैक्स स्कूटर है। यूरोप की चोर जो होते हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स जो होते हैं, उनके बीच में ये भाई साहब बहुत पॉपुलर हैं। इनफैक्ट इन स्कूटर्स की रेपुटेशन अब इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर पुलिस इन स्कूटर्स को देखते ही लोगों को चेकिंग के लिए रोक लेते हैं। मतलब जो छवि एक समय पर भारत की ओमनी वैन की थी, आज के डेट में वही छवि यूरोप में इन टी मैक्स स्कूटर्स की है। इस पूरे 7-8 मिनट के ऑपरेशन में हमें मिलिट्री प्रिसिशन दिखने को मिला, ऑलमोस्ट जीरो एरर। बस फरार होने की जल्दबाजी में चोर अपना एक येलो जैकेट, एक डिस्क कटर और अपना ट्रक पीछे छोड़ देते हैं। अब रिपोर्ट्स इनिशियल जो आ रहे हैं उनका मानना यह है कि प्लान के मुताबिक इस ट्रक को वो आग के हवाले करना चाहते थे, लेकिन अफरा तफरी के बीच में सिक्योरिटी स्टाफ उन्हें ऐसा करने से रोकने में कामयाब हो जाते हैं। पर तब तक ये 4 लोग 2 स्कूटर पर फरार हो चुके थे। अब ट्रक से, टूल से क्या डीएनए, क्या सबूत मिलता है, यह देखने वाली बात है। खैर, इस अफरा तफरी और कंफ्यूजन के बीच में इन 7-8 मिनटों में फ्रांस के इतिहास से जुड़े कुछ नायाब चीजें चोरी हो तो जाती हैं। एक नजर इन आइटम्स पर भी डाल लेते हैं जिन्हें चोर अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, और क्यों ये कहीं ना कहीं ये चोरी जो हुई है, जो सामान जो चोरी हुआ है, वो अपने आप में एक समय चोरी और लूट का ही सामान था। चोरी हुए आइटम्स के लिस्ट में एक शानदार टियारा, नेकलेस और इयररिंग सेट। सैफायर और डायमंड से बने इस सेट को नेपोलियन के भाई लुई बोनापार्ट की पत्नी क्वीन हॉर्टेंस पहना करती थी। इस टियारा में 24 सिलोन सफायर्स, 1000 डायमंड्स जड़े हुए हैं, जबकि नेकलेस में 8 सफायर जड़े हुए हैं। इन सफायर्स को कॉलोनियल टाइम्स में श्रीलंका के खदानों से यहां लाया गया था यूरोप में। फिर आता है नेपोलियन का एमरल्ड वेडिंग गिफ्ट सेट। ये एमरल्ड और डायमंड नेकलेस 2004 में लूव के कलेक्शन का एक हिस्सा बनती है। ये पहले नेपोलियन ने अपनी दूसरी पत्नी मैरी लुई को उसकी शादी के समय दिया था। इस नेकलेस में 32 एमरल्ड्स, 1000 से ज्यादा डायमंड्स जड़े हुए हैं। एमरल्ड्स कहा जाता है कोलंबिया से आए थे, उस देश के मुजो माइन से आए थे जहां स्पेनिश रूल के अंडर लोकल और इंपोर्टेड स्लेव से माइनिंग कराया जाता था। बहुत ही ब्रूटल कंडीशन में यहां माइनिंग होती थी और स्पेनिश बर्बरता यहां अपना कोलंबिया में सालों तक दिखाते आए हैं। और ये देखिए एम्प्रेस यूजीन का टियारा। ये टियारा 212 पर्ल्स, करीबन 1000 रोज कट डायमंड से लेस है। और एम्प्रेस यूजीन का ब्रूच, ये चमाता टिमटिमाता ब्रूच 1855 में बनाया गया था, जिसमें 94 छोटे बड़े डायमंड्स भी हैं। ये डायमंड्स कहा जाता है इंडिया से सोर्स्ड हैं। अब किस कंडीशन में इंडिया में माइनिंग करवाई जाती थी, कौन माइनिंग करवाता था, कितने लोग मारे गए थे, इन डायमंड्स में कितना खून लगा हुआ है,
ये बताने की जरूरत नहीं है। इन आइटम्स के अलावा चोरों ने एम्प्रेस यूजीन का क्राउन चुराने की भी कोशिश की। इस क्राउन में 8 सोने के ईगल्स, 1300 से ज्यादा डायमंड्स, 56 एमरल्ड्स लगे हुए थे। लेकिन भागने की अफरा तफरी में चोर ने इसे अपने स्कूटर के पास ही छोड़ दिया। इस क्राउन को डैमेज कंडीशन में रिकवर कर लिया गया है। फ्रेंच गवर्नमेंट के अनुसार चोरी हुए इन सभी आइटम्स की वैल्यू $102 मिलियन बताई जा रही है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि फ्रांस के लोगों के लिए यह उनके इतिहास का एक हिस्सा है, उनका कल्चरल हेरिटेज है, जिसे इतनी बुरी तरीके से चोरी कर लिया गया है। अब देखिए, फ्रांस का दुख हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के साथ भी ऐसा हुआ था। फ्रांस जैसे जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स हैं, वो बहुत टाइम तक, सालों तक, सेंचुरीज तक बस चोरी ही तो नहीं, डकैती ही तो करते आए हैं हमारे देश के ऊपर। 105 कैरेट का गोलकोंडा जेम महाराजा दुलीप सिंह से जो उन्होंने चुराया, जिसे आज दुनिया भर में कोहिनूर हीरे के नाम से जाना जाता है। आप जाइए इंग्लैंड कभी, खुद पैसा देकर आपको अपने ही चोरी का सामान देखना होगा। कोहिनूर डायमंड देखने के लिए करीबन 20-25 पाउंड आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह का जो पूरा तख्ता है, पूरा थ्रोन है, सॉलिड गोल्ड का जो मास्टरपीस है, शाहजहां का जो जेड वाइन कप है, वो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में शान से शोकेस्ड रखा हुआ है चोरी का सामान। या फिर आप बात कर लीजिए सुल्तानगंज के बुद्धा की 8 फुट का ब्रॉन्ज बुद्धा स्टैच्यू डेटिंग बैक टू 500 to 700 सीई। इसको बिहार से हटाकर बर्मिंघम ले जाया गया। या फिर अमरावती मार्बल्स की आप बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश से लंदन ले जाया गया 1850s में। चोला एरा के जो स्कल्पचर्स हैं वो आपको ब्रिटिश प्राइवेट गार्डन्स में आपको मिल जाएंगे। सरकारी भी नहीं, प्राइवेट लोग भी क्या क्या चुरा कर ले गए हमारे देश से। हड़प्पन सील से लेकर, गुप्ता एरा आइडल से लेकर, जैन आइकॉन से लेकर, टेरेकोटा फ्रॉम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, क्या नहीं चोरी किया गया है। इनके जो म्यूजियम्स है और प्राइवेट कलेक्शन है, सब हमारे ही सामान से तो भरे हुए हैं। तो चोरी हुई है फ्रांस में, दुख है इस बात का कि भाई चोरी तो हुई है, लेकिन चोरी की सामान की ही चोरी हुई है, तो रो तो नहीं रहे हैं हम। और कहीं चोर ये सामान हमको भी वापस दे तो और अच्छी बात है। लेकिन सवाल तो उठता है कि भाई आखिर दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की सिक्योरिटी इतनी कमजोर कैसे हो गई कि इतने आसानी से चोरों ने ऐसे चकमा दे दिया, वो भी 7-8 मिनट में, वो भी दिन दहाड़े। सर, हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। घटना के 3 दिनों बाद म्यूजियम के चीफ ऑफ सिक्योरिटी ने लैप्सेस एडमिट किए कि भाई हां, कोताही तो हुई है। साथ ही म्यूजियम डायरेक्टर लॉरेंस देकार ने माना कि लूव की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत पुराना और आउटडेटेड था। हालात इतने खराब थे कि जिस जगह चोर म्यूजियम के अंदर दाखिल होते हैं वहां सिर्फ एक कैमरा लगा हुआ था, वो भी दूसरे डायरेक्शन में देख रहा था। इसीलिए कोई भी चोर की जो शक्ल है, उनकी आइडेंटिटी है, ना उनके ट्रक को देख रही थी, ना उन्हें देख रही थी जब वो म्यूजियम के अंदर दाखिल हो रहे थे। सिक्योरिटी सिस्टम भी इतना लाजवाब कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर एक्टिवेट होता है जब चोर डिस्प्ले विंडोज को काट रहे थे। इस वजह से सिक्योरिटी ऑफिशियल्स या वहां के पुलिस, किसी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि वो रिएक्ट करे। अब लूव की सिक्योरिटी में भी एक और फेटल फ्लॉ था जो शायद चोर जानते थे। म्यूजियम डायरेक्टर के मुताबिक बीते कुछ सालों में सिक्योरिटी का पूरा फोकस म्यूजियम में रखे आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स को वैंडलिज्म अटैक से बचाना था। दरअसल हुआ यह है कि बीते कुछ सालों में जस्ट स्टॉप ऑयल और बाकी क्लाइमेट प्रोटेक्शन ग्रुप्स ऐसे पॉपुलर म्यूजियम्स में जाकर पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स को वैंडलाइज करते हैं, उसके ऊपर पेंट फेंकते हैं, उन्हें डैमेज करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका कॉज, जो वो मानते हैं बहुत अच्छा कॉज है, उस पर ध्यान आकर्षित हो। लूव की सिक्योरिटी भी बीते कुछ सालों में चोरों और गैंग से लड़ने की जगह एक्टिविस्ट से लड़ने की तैयारी और ट्रेनिंग में लगी पड़ी हुई थी। नतीजा यह हुआ कि जब सच में दिन दहाड़े चोर या डकैत आ गए तो पूरा सिस्टम अंडर प्रिपेयर्ड और कंप्लीटली ऑफ गार्ड दिखने को मिला। तो थोड़े बहुत जो सिक्योरिटी पर्सनल मौके पर मौजूद थे, उन्हें पहले तो प्रायोरिटी में म्यूजियम घूमने आए जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उन्हें बाहर निकालना था, ना कि प्रेशियस आर्टिफैक्ट्स बचाना। ये उनका प्रोटोकॉल था। अब 100 से भी ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स चोरों के तलाश में लगे हुए हैं। म्यूजियम के मैनेजमेंट और फ्रेंच सरकार पर जबरदस्त प्रेशर है। म्यूजियम डायरेक्टर डिकार ने माना है कि चोरी के बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन फ्रांस के कल्चर मिनिस्ट्री को दिया तो था, लेकिन यह रेजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। चोरी के 4 दिन हो चुके हैं। म्यूजियम पर फिर से टूरिस्ट का आना जाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अब लोग मोनालिसा से ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि टूटे हुए शीशे को जाकर देखें जहां से चोर म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए थे।
अब प्रॉब्लम तो यह भी है ना कि लूव सालों तक तो एक रॉयल पैलेस था, उसे डिजाइन किया गया था एज अ मैसिव पैलेस विद लार्ज विंडोज, उसे कोई म्यूजियम की तरह तो डिजाइन किया नहीं गया था। और सोचिए कितना पुराना है, फ्रांस के राजाओं ने लगभग 2 सदियों से यहीं से हुकूमत की थी। 1793 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इसे पब्लिक म्यूजियम के रूप में फिर चेंज किया गया था, लेकिन ऑलमोस्ट इसके पब्लिक म्यूजियम बनने में जैसे ही तब्दील होता है उसी के साथ म्यूजियम में चोरी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इसमें सबसे फेमस इंसिडेंट था 1911 में, जब मोनालिसा की पेंटिंग ही गायब हो जाती है। 21 अगस्त 1911 को लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा चुरा ली जाती है, जिसे उस समय हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। यह पेंटिंग साल 1797 से ही म्यूजियम में डिस्प्ले पर थी। आज कहा जाता है कि दुनिया भर में मोनालिसा जो इतनी प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, यह चोरी का सिलसिला भी ना उस ऑरा में ऐड करता है। 2 साल तक सोचिए इतनी फेमस पेंटिंग गायब रही। उसके बाद 1913 में जब इसे इटली की एक गैलरी को बेचने की कोशिश होती है, तो तब गैलरी पुलिस को इन्फॉर्म करती है और 1914 में मोनालिसा लूव वापस आती है। फिर 1940s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब फ्रांस पर नाजीज का कब्जा हो जाता है, तो नाजीज ने भी लूव के कुछ हिस्सों में लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन तब फ्रांस के नेशनल म्यूजियम के तत्कालीन डायरेक्टर ने उससे पहले ही 1800 बक्से में लूव की जो धरोहर है वो पेरिस से बाहर भेज दिया था। फिर 1966 में भी लूव के 5 एंटीक हैंडमेड ज्वेलरी पीसेस चुरा लिए गए, जब उन्हें न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से पेरिस वापस भेजा जा रहा था। ये गहने लूव के थे और वर्जीनिया के एक म्यूजियम एग्जीबिशन के लिए लोन पर दिए गए थे। बाद में एक ग्रोसरी बैग में ये गहने मिले, 3 लोग पकड़े भी गए थे। 1990 में रेनॉ की फेमस पेंटिंग पोर्ट्रेट ऑफ अ सीटेड वुमन लूव से चुरा ली जाती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं मिलती है। खैर, बीते सालों की रॉबरीज और इस चोरी में एक फर्क जरूर है, क्योंकि अभी तक ज्यादा फोकस पेंटिंग्स चोरी करने पर था, ना कि ज्वेल्स पर। पेंटिंग्स की वैल्यू सिर्फ उनके कल्चरल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए होती है। वो अपने आप में तो सिर्फ कैनवस और पेपर ही होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा नहीं होती है। आप उसको काट कर बेच नहीं सकते हो, तो उसे डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज्वेलरी के केस में बात अलग है। ज्वेल्स अपने डिजाइन और आर्टवर्क और हिस्ट्री के लिए वैल्यूबल होती हैं, लेकिन उनमें जो हीरे, मोती, गोल्ड, डायमंड्स, पर्ल्स, एमरल्ड्स जो जड़े होते हैं, वो भी तो काफी कीमती होते हैं अपने आप में। तो ज्वेल्स को डिसमेंटल करके अलग अलग पीसेस में बेचना उतना मुश्किल नहीं होता है। फिर ज्वेल्स को लोग रिकट कर सकते हैं, रीपॉलिश कर सकते हैं, उनका पता ही गायब हो जाएगा। इसीलिए शायद चोरों की नजर इन ज्वेल्स पर ज्यादा पड़ी थी, और इसीलिए पुलिस भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके लिए हर दिन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी तक चोरों ने ज्वेल्स को डिसमेंटल करके देश से बाहर भी भेज दिया हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार आर्टिफैक्ट्स का रिकवर होने के चांसेस 50-50 है। अगर पेंटिंग होती तो आज नहीं तो कल मिल जाती, लेकिन गहनों के केस में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है। अब घटना के 4 दिनों बाद फ्रेंच पुलिस भी उम्मीद छोड़ती हुई दिख रही है। अब पूरा ध्यान चोरों को पकड़ने में है, क्योंकि गहने मिले ना मिले, कम से कम चोर तो मिल जाए तो कुछ इज्जत जरूर वापस मिल सकती है, क्योंकि फ्रांस इसे एज एन इंसल्ट देख रहा है। लेकिन मजे तब भी की यह बात है कि एक जमाने में चोरी हुआ सामान, दूसरे देशों के माइन हुए सामान जो यहां यूरोप में आए थे, अब वो खुद ही चोरी का शिकार बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पोएटिक जस्टिस भी है।